हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फ्रॉम school.com। तो आज हम लोग फिर से क्लास 12 के पहले चैप्टर की बात करने वाले हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कूलाम के नियम का, ठीक है। और वहां पे हम लोग क्या देखा था, वहां पे हम लोग देख रहे थे कि कूलाम के नियम का किस तरह से हम लोगों ने सदिश रूप से सत्यापन किया था। जब हम लोगों ने उसको सदिश रूप से सत्यापन किया तो वहां पे हम लोगों को मिला क्या कि हम लोगों को जो रिजल्टेंट मिला था वो कुछ इस तरह से था। F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। हम लोगों ने कुछ इस तरह से फार्मूले देखे थे, ठीक है ना। अच्छा, ये फार्मूला क्या कहता है? देखो, बराबर का साइन कहता है कि ये दोनों बल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। माइनस वाला क्या कहता है? अगर ये वेक्टर तो कहता है सदिश है, माइनस वाला कहता है बराबर होंगे, लेकिन एक दूसरे के कैसे होंगे? विपरीत होंगे। अर्थात दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर बराबर बराबर बल आरोपित करेंगे, लेकिन उनकी दिशा, जो बल लगाने की जो दिशा होगी, वह एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी, ठीक है ना। जिससे हम लोगों ने नाम दिया था न्यूटन के तृतीय नियम, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या देखा कि इस तरह से हमें जो फार्मूला मिला था वो न्यूटन के नियम में मिला था। और वह न्यूटन का कौन सा नियम था? वह न्यूटन का तृतीय नियम था, जिस नियम को हम लोगों ने बोला था, क्या बोला था? न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन कहने का मतलब है क्रिया के बाद तुरंत उसी के विपरीत क्या होता है? प्रतिक्रिया काम करता है, जिसे हम लोगों ने क्या बोला? न्यूटन के तृतीय नियम को क्या करता है? ये फॉलो करता है। चलो, यहां तक तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम लोग जो आगे बात करने वाले हैं वो बात ये करेंगे, जैसे ही हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सोच करके हम लोगों ने न्यूटन के गुलाम के बल के बारे में लाया, ठीक है ना, उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इनके बीच में कुछ समानताएं हैं और कुछ समानताओं को हम लोग क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक बार पहले फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। जैसे फार्मूला हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इसकी क्या समानताएं हैं और इसकी क्या असमानताएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग किनारे भी फार्मूले को एक बार पहले लिखते हैं। तो ये जो हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल देखा था, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, वो कितना होता है? F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। और जो वैद्युत बल हम लोगों का होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो न्यूटन ने कूलाम ने दिया था वैद्युत बल, वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इनटू कितना हो जाएगा? Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। हम लोग अगर दोनों बल को ध्यान से देखें तो कुछ इसके लिए क्या दिख रही है? समानताएं दिख रही है, ठीक है ना। और कुछ इसके लिए क्या बनेंगी? असमानताएं बनेंगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, सब चीज को छोड़ दो, पहले दूरी के पास चलते हैं, ठीक है ना। दूरी के पास अगर हम लोग चले तो यहाँ पे देखो, ये अगर दूरी देखें तो जी m1 m2 को हटा दे तो 1 अपान कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। एफ प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर। और ये अगला क्या है? एफ प्रोपोर्शनल, सबको कांस्टेंट मान ले तो 1 अपान कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों जो है इनकी जो दूरियां है वो एक दूसरे के बराबर है। अर्थात ये जिनके बीच की जो दूरी बनेगी वह गुरुत्वाकर्षण के लिए भी उतना ही होगा और वैद्युत बल के लिए भी उतना ही होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं ये दूरी है, वर्ग है, व्युत्क्रम है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम वर्ग, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? ये दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, ठीक है ना। तो पहली असमानता हम लोग को समानताएं क्या दिखी? ये दोनों बल, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, किस पर यानी किस नियम किसकी समानताएं प्रदर्शित करते हैं? तो फार्मूले के आधार पर हम लोगों को क्या दिख रहा है? दूरी। तो ये व्युत्क्रम यानी दूरी के व्युत्क्रम वर्ग का पालन करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला समानताएं देखते हैं। अगला समानता हमें दिख नहीं रहा है, हमें सोचना पड़ेगा। क्लास 11th में हम लोगों ने दो बल और पढ़ा था, संरक्षी बल पढ़ा था और केंद्रीय बल पढ़ा था। तो पहले तो हम समझेंगे ये दोनों बल कैसे केंद्रीय बल के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो याद रखना, जो बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं वो जो है किसके अंतर्गत आ जाते हैं? वो जितने सारे बल होंगे, ठीक है ना, अगर वो दूरी क्या करेंगे, अगर वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं
वो सारे के सारे बल केंद्रीय बल में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है और ये वाला बल भी अपना क्या करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। इसलिए ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, ये दोनों बल केंद्रीय बल होंगे। अब चलते हैं हम लोग बात किस पे करते हैं, हम लोग बात करेंगे संरक्षी बल पे, ठीक है ना। तो संरक्षी बल में क्या होता है कि संरक्षी बल में किया गया कार्य, ठीक है ना, वो क्या करता है, वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम मानों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब इसका पहला होगा m1, अंतिम कौन सा होगा, जिससे मान लेते हैं इसका पहला क्या है m1, इसका q1, इसका अंतिम क्या है q m2, इसका क्या है q2। देखो इसके पास पहला भी है और अंतिम भी है, अर्थात प्रारंभिक मान भी है और अंतिम मान भी, अर्थात ये इन दोनों के मानों पर निर्भर करता है, ना कि इसकी पथ पर, ठीक है ना। पाथ का मतलब ना कि इनके रास्ते पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि रास्ता कैसा है कैसा नहीं है, वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, इनके प्रारंभिक और अंतिम मान पर। तो हम लोग क्या ऐसे जहां पे हम लोगों को किस तरह से अगर कोई चीज दिखती है तो हम लोग उसको किस बल के अंतर्गत लाके रख देते हैं, हम लोग उसे संरक्षी बल के अंतर्गत लाके रख देते हैं। तो हम लोगों ने देखा क्या, ये जो दोनों बल होते हैं दोनों के दोनों केंद्रीय बल हैं, दोनों के दोनों संरक्षी बल हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों प्रारंभिक और अंतिम मान पर निर्भर करते हैं, ना कि उसके पाथ पर, ठीक है ना। और इसका हम लोग अगला देखें, केंद्रीय बल, दोनों बल क्या करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, किसके कैटेगरी में डाल देते हैं, इसको हम लोग केंद्रीय बल की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो हम लोगों को समानताएं कितनी मिल गई, दो समानताएं मिल गई। पहला कौन सा है, ये दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं और ये दोनों बल क्या होते हैं, संरक्षी तथा केंद्रीय बल होते हैं, ठीक है ना। अर्थात ये इनके बीच में असमानता हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले समानताओं को लिख लेते हैं और समानताओं को लिखने के बाद इनके बीच में अंतर क्या होता है, असमानताएं क्या होती हैं जो इन दोनों को अलग करती हैं। अभी तक तो हम लोगों ने समानताएं देखा सूत्र के हिसाब से, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चल करके असमानताएं पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, समानताओं को लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे क्या, समानताएं, ठीक है ना। हेडिंग क्या होगा हम लोगों का, हेडिंग हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल में समानताएं तथा असमानताएं ठीक है। इसमें हम लोग पहले नंबर बात करने वाले हैं समानताएं के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग लिख लें समानताएं क्या क्या है, ठीक है। नंबर 1 समानता हम लोग पहले क्या देखने वाले हैं, दोनों बल क्या होते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। अर्थात दोनों क्या होते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अपना गुरुत्वाकर्षण बल भी, और यहाँ पे अपना जो वैद्युत बल है ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ये दोनों के दोनों बल जो है ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, ठीक है ना। इनकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, हमेशा से समान होगी, ठीक है। अब हम लोग अगला नंबर बात करने वाले सेकेंड पॉइंट, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेकेंड पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं
संरक्षी बल और केंद्रीय बल, तो ये दोनों बल क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों बल संरक्षी तथा केंद्रीय बल के नियम का पालन करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको दोनों कैटेगरी में डालते हैं। और याद रखना, अगर कोई पूछेगा संरक्षी बल, इसको मतलब कैसे हम पता चला कि ये दोनों संरक्षी बल के अंदर कार्य करते हैं, याद रखना ये प्रारंभिक और अंतिम मानों पर निर्भर करता है, ना कि उसके पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर केंद्रीय बल के बारे में बात करेगा तो जितने भी बल होते हैं, ठीक है ना, जो बल होंगे, अगर सारे बल व्युत्क्रम के नियम का पालन करेंगे तो वो सब के सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, केंद्रीय बल के कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं दोनों बल केंद्रीय बल तथा संरक्षी बल का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं, केंद्रीय बल तथा संरक्षी बल का पालन करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, दोनों कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम लोगों ने ज्यादा हमें क्या करना है, समानताएं नहीं देखनी है, बस ये दो समानताएं होती हैं। अब हम लोग असमानताओं के बारे में बात करेंगे, समानताएं से ज्यादा असमानताएं हैं, ठीक है ना, कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ठीक है ना, इनके बीच में क्या असमानताएं हैं। हम लोग अब अगला टॉपिक स्पष्ट करने वाले हैं, समानताएं। समानताएं तो हो गई, अब हम लोग देखेंगे असमानताएं। यहाँ पे अगला हो जाएगा अपना असमानताएं, ठीक है। चलिए इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ध्यान से कर देंगे। तो जो अपना ये कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर f1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 अपान कितना r स्क्वायर, अगर ध्यान से देखें तो ये जो है माध्यम पे निर्भर करता है। अगर ध्यान से देखें, इसमें कांस्टेंट कैपिटल G है, इसमें कांस्टेंट 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन कैपिटल K क्या है, यहाँ पे परावैद्युतांक है, जिसे हम लोग माध्यम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये बल अपना क्या माध्यम पे निर्भर कर रहा है, नहीं करता है। ये बल माध्यम पे निर्भर करता है, हाँ ये बल माध्यम पे निर्भर करता है। और ये अपना बल क्या करता है, माध्यम पे निर्भर नहीं करता। तो हम लोग ये कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पे निर्भर नहीं करता, बल्कि वैद्युत बल किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था, अगर दो आवेशों के बीच में हम लोगों ने जब किसी परावैद्युतांक को रख देते हैं, तो परावैद्युतांक के रखने से उन बलों के बीच में क्या होता है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी गुरुत्वाकर्षण बल में होता नहीं है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो द्रव माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए बीच में माध्यम के रख देने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। अगर हम लोग देखें यहाँ पे F प्रोपोर्शनल 1 अपान कैपिटल K है, अगर K का मान घटेगा या बढ़ेगा तो वहां पे वो वैद्युत बल को क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा। चलिए एक तो ये हो गया। अगला हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था ये जो वैद्युत गुरुत्वाकर्षण बल, वहां पे हम लोगों ने इसके बारे में ये देखा था कि ब्रह्मांड में जितने छोटे बड़े कण होते हैं, ठीक है ना, ये सारे कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है ना, जिसके पास हमेशा क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं ये केवल आकर्षण प्रकृति के होते हैं, लेकिन वैद्युत बल में ऐसा होता नहीं है। वैद्युत बल में दो प्रकृति पाई जाती है, इसमें एक प्रकृति आकर्षण की होती है और एक प्रकृति प्रतिकर्षण की होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है, प्लस और माइनस। हो सकता है दोनों आवेश प्लस के हों या हो सकता है दोनों आवेश माइनस के हों। ये दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को परावर्तित करेंगे, अर्थात एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे, जिससे हम लोग कहते हैं इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। और यह अगर ये एक दूसरे की विपरीत है, अर्थात एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा होता नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि द्रव्यमान जो होता है वो माइनस प्लस नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए ये जो अपना द्रव्यमान होता है ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, इसी कारण ये क्या करता है, इसमें आकर्षण ही होते हैं, ना कि प्रतिकर्षण होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक दो अंतर निकल करके आया। और अगला क्या निकल करके आया, अगला हम लोग फिर से बात करने वाले, इसको हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं।
हम लोगों ने देखा क्या था कि वहां पे हम लोगों ने क्लास 11th में 4 बल पढ़े थे, ठीक है ना, जिसमें से पहला था प्रबल नाभिकीय बल, दूसरा था वैद्युतीय चुंबकीय बल, तीसरा था दुर्बल नाभिकीय बल और चौथा था गुरुत्वाकर्षण बल। तो वहां पे हम लोगों ने इसके घटते या बढ़ते हुए क्रम को देखा था। तो इसमें हम लोगों ने देखा क्या कि सबसे जो मजबूत बल होता है, ठीक है ना, अधिक शक्तिशाली बल होता है, वो होता है प्रबल नाभिकीय बल। और जो सबसे कमजोर बल होता है इस ब्रह्मांड में, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण फील नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, आसानी से चल फिर लेते हैं। और जो सबसे जो बीच के दो बल आते हैं वो वैद्युत बल होते हैं और दुर्बल नाभिकीय बल होते हैं। तो अगर हम लोग देखें, ये बल जो होता है ये बल बहुत ही कमजोर होता है, किससे, वैद्युत बल की अपेक्षा ये बहुत ही कमजोर होता है। और इसके लोग केसेस बना करके पढ़ेंगे, जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हो या एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो या दोनों प्रोटॉन हो या दोनों इलेक्ट्रॉन हो, तो इन सभी स्थितियों के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच में रिलेशन देखेंगे, ये कितने छोटे हैं या इनसे कितने बड़े हैं। तो हम लोगों को असमानताएं लगभग 3 मिल रही हैं। 3 कौन कौन से, एक तो माध्यम हो गया, एक आकर्षण प्रतिकर्षण हो गया, और हम लोगों का जो तीसरा पॉइंट था, अभी हम लोग तीसरे पॉइंट पे ही बात कर रहे हैं। ये जो अपना गुरुत्वाकर्षण बल है और वैद्युत बल है, ये किस तरह से कितना एक दूसरे से कितने बड़े होते हैं या एक दूसरे से कितना छोटे होते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल केवल केवल आकर्षण आकर्षण प्रकृति आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, लेकिन वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, दोनों प्रकृति का होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति के होते हैं, लेकिन अपना जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये केवल का केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट में अगर हम लोग देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, लेकिन वैद्युत बल, ये जो कैपिटल के देख रहे हैं माध्यम है, ये माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि लेकिन वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। हम लोगों ने ये देखा कि जो कैपिटल के हमारा परावैद्युतांक है, इसमें कोई अपना माध्यम नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे देखो ये तो अपना कांस्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये परावैद्युतांक है, जो कि इन दोनों आवेशों के बीच में आकर के इनके बल के मान को घटा सकता है या इसके बल के मान को बढ़ा सकता है, ठीक है। अगला नंबर जो हम लोग बात करने वाले हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है कि गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की अपेक्षा बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना। यहाँ हम लोग क्या लिखने वाले हैं,
गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत वैद्युत बल की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। ये इसके रहे समानताएं और ये इसके रहे असमानताएं। आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। अब हम लोग जो आगे बात करने वाले हैं, ये जो तुलना हम लोगों ने देखा कि ये बहुत ही क्या होते हैं, अधिक होते हैं। कौन? वैद्युत बल। किसकी अपेक्षा? गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा। तो यहाँ पे हम लोग नोट में देखेंगे, अगर मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो, या हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन हो, या हो सकता है दोनों प्रोटॉन हो, ठीक है ना। अगर हम लोग इसके बारे में अगर चर्चा करें तो यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे हमें इनके बीच में कुछ रिलेशन मिलने वाला है। बस केवल हम लोग नोट में देखेंगे, रिलेशन में हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बस केवल नोट देखेंगे, ज्यादा जरूरी नहीं। अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? कुछ स्पेशल नोट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं नोट। ठीक है, इसको पहले हम लोग निकालना सीखे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी होते हैं, प्रोटॉन के पास भी होते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या मान सकते हैं, अगर हमें जब गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे, हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन हो सकता है दोनों प्रोटॉन हो, या हो सकता है दोनों, या एक इलेक्ट्रॉन हो, या तो क्या एक प्रोटॉन हो। जो एक इलेक्ट्रॉन और एक जो प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है, द्रव्यमान होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। आपको जरूरत पड़े कभी भी आप उसको निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, इसका द्रव्यमान होता है 9.31 गुणित 10 की घाते माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9.31 गुणित 10 की घाते माइनस 31 किलोग्राम। और जो प्रोटॉन का होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, वो द्रव्यमान होता है इसका कितना? इसका द्रव्यमान होता है 1.67 गुणित 10 की घाते माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हुआ, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हुआ। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का जो मान होता है वो 1.6 गुणित 10 की घाते माइनस 19 कूलाम ही होता है। अर्थात इनकी वैल्यू बराबर होती है, लेकिन इनका द्रव्यमान बराबर नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन जब दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान से सुनना कि कैसे हम लोग अगर कभी जरूरत पड़े तो किस तरह से हम लोग इसका यूज करके इनके बीच के जो बीच में बल आएंगे उनको हम कैसे निकालेंगे। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की वैल्यू रख देना, दूरी तो आपको जब मिलेगी, दूरी रख देना, नहीं मिलेगी तो कंपेयर करना ही पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की बात करेगा तो क्या करना है, एक बार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख देना, एक बार प्रोटॉन का द्रव्यमान रख देना। ठीक है ना। या जब दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, दोनों प्रोटॉन का एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो दोनों उसके द्रव्यमान को रख देना। यहाँ पे द्रव्यमान नहीं रखना है, यहाँ पे इनके आवेशों की वैल्यू रखनी है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे करना क्या है, जब हम लोग इसके क्या करेंगे, जब हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखेंगे, दोनों प्रोटॉन होंगे तो दोनों प्रोटॉन की वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना। यहाँ से रखने के बाद दोनों को कंपेयर करेंगे, कुछ कैंसिल होंगे, और कैंसिल होने के बाद जो हमें रिजल्टेंट मिलने वाले हैं वो क्या मिलने वाला है। यहाँ पर हम लोग केसेस करके लिख सकते हैं। नंबर 1 लिख लें, जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, जब दोनों हमारे पास आवेश क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, Q1 भी अपना E हो, Q2 भी अपना E हो, तो उस समय जो वैद्युत बल मिलेगा गुरुत्वाकर्षण बल से कितना ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे,
जो अपना एफ कैपिटल जी, अर्थात इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल, ठीक है ना, एफ का मतलब होता है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ये लगभग कितने के बराबर हो जाएगा, कब कब किसके बराबर होगा, जब हम लोग यहाँ पे 10 की घाते 43 गुना ये होगा, तब जाकर के ये किसके बराबर हो जाएगा, तब ये जाकर के वैद्युत बल की लगभग बराबरी कर पाएगा। कहने का मतलब है 10 की घाते 43 गुना क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तब जाकर के ये वैद्युत बल की बराबरी करने का प्रयास कर पाएगा। वो भी लगभग में, पूरी तरह से कंप्लीटली बराबर नहीं होगा, लगभग जाकर के बराबर होगा, हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, जब दोनों हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, तो उस समय जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होगा, वैद्युत बल से कितना छोटा होगा, लगभग 10 की घाते 43 गुने के बराबर के पास जाएगा, अर्थात इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना, इतना स्ट्रॉन्ग होगा इससे, ठीक है। अगला अगर नंबर बात करें, जब हमारे पास दोनों क्या हो, प्रोटॉन हो, जब दोनों प्रोटॉन हो, जब दोनों प्रोटॉन हो, अर्थात जो Q1 है वो भी प्रोटॉन हो, Q2 वो भी प्रोटॉन हो, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान रखेंगे, इधर प्रोटॉन की वैल्यू रखेंगे, कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो फिर कितना आएगा, फिर आएगा 10 की घाते कितना, ये आ जाएगा 10 की घाते 36 एफ कैपिटल जी अप्रॉक्स कितना एफ ई, अर्थात ई का मतलब इलेक्ट्रिकल, एफ का मतलब फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स का मतलब हो जाएगा वैद्युत बल। तो अब बताओ जब ये दोनों प्रोटॉन होंगे तो उस समय बताओ क्या हो जाएगा, उस समय ये होगा कि ये 10 की घाते 39 जो अपना ये 36 है, ठीक है ना, इतने गुने के बराबर क्या हो जाएगा अपना ये वैद्युत बल। अर्थात कहने का मतलब ये है जब दोनों प्रोटॉन होंगे तब ये कुछ इतना होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग अगर तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे हमारा क्या बनने वाला है, तीसरे नंबर पे हमारा क्या बन जाएगा, तीसरे नंबर पे जब क्या हो, जब एक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन हो, क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन हो, तो उस समय ये 10 की घाते 39 गुना की क्या हो जाएगा अपना गुरुत्वाकर्षण बल, अप्रोक्स किसके बराबर हो जाएगा, वैद्युत बल के बराबर। इसे आप हमेशा याद रखना, ये कहीं भी पूछा जा सकता है, हो सकता है ये कंपटीशन में पूछा जाए, ठीक है ना, हो सकता है अपने बोर्ड के पेपर में पूछा जाए, कि एक नंबर के ये जो अपना आएगा, तो आप एक नंबर में हमेशा याद रखना, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होगा तो उस समय कितना बड़ा होगा, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन हो या दोनों प्रोटॉन हो तो उस समय ये एक दूसरे से कितने छोटे हो सकते हैं, एक दूसरे से कितने बड़े हो सकते हैं। तो आप इस चीज को देख करके याद कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन कितना छोटा होगा और कौन कितना बड़ा होगा, ठीक है ना। अच्छा, वैद्युत बल सबसे स्ट्रॉन्ग हमें कहां दिखाई दे रहा है, जब दोनों क्या हो जाएंगे, जब दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस समय ये 10 की घाते 43 गुना होगा, तब जाके वैद्युत बल की बराबरी कर पाएगा, ठीक है ना। और सबसे कमजोर यहाँ पे क्या हो रहा है, जब दोनों प्रोटॉन होंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय 10 की घाते 36, अर्थात ये कम होगा, बाकी की अपेक्षा से क्या होगा, ये कब क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग देखें सबसे बड़ा कहां वैद्युत बल हमें मिलेगा, जब दोनों प्रोटॉन होंगे, उसके बाद जब एक इलेक्ट्रॉन होगा एक प्रोटॉन होगा, उसके अगले बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखेंगे वो दोनों क्या होते हैं, वो सबसे बड़ा होता है। इस तरह से हम लोग याद समझ सकते हैं कि हमारा ये घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ क्रम किस तरह से होता है, ठीक है। अब हम लोग जो आगे बात करेंगे, अभी तक तुम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, समानताएं देखी और असमानताएं देखी, सूत्रों के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे समानताओं और असमानताओं को स्पष्ट किया। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक जबरदस्त टॉपिक के बारे में, जो आगे चल करके हमारा बहुत बढ़िया डेरिवेशन लाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग गॉस के नियम का अनुप्रयोग से समझेंगे इस चित्र को। तो अभी हम लोग बस केवल इस चित्र को समझेंगे, इसकी परिभाषा समझेंगे। ये परिभाषा हमारे बोर्ड के पेपर में आता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, इसके फार्मूले भी आते हैं, या 1-2 नंबर में, कभी 1 नंबर में, कभी एक बार इसका बीमा पूछ लेता है। वो ये होता है कि हम लोग क्या देखते हैं कि आवेश वितरण का नियम, ठीक है ना, आवेश वितरण का नियम, हम लोग आवेश को किस तरह से बांट सकते हैं या किस तरह से उपस्थित होता है, किन किन पदार्थों पे कैसे उपस्थित होता है, अब हम लोग
इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थात आवेश वितरण का नियम या सतत आवेश वितरण का नियम। सतत का मतलब हमेशा कंटिन्यूअस, ठीक है ना, कंटिन्यूअस चार्ज पे उस पर हो, कंटिन्यूअस चार्ज पर डाला गया हो, जिसे हम लोग बोलेंगे सतत आवेश वितरण। तो आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक हम लोगों का क्या होगा, सतत आवेश वितरण।